Today is the 30th of August. आज 30 अगस्त है। दुनिया जैसी हम उसे जानते हैं बदल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था निश्चित रूप से बदल रही है और हमारे आसपास की हर चीज अब से 1 साल बाद भी वैसी नहीं रहने वाली। मेरे साथ हैं मेरे प्रिय मित्र और सहयोगी, इस चैनल के संस्थापकों में से एक, जिसे आप लोगों ने इतना समर्थन दिया है। हम सचमुच इसके लिए आपकी सराहना करते हैं। विजय प्रसाद आज सैंटियागो, चिली में है। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, वे हर बार किसी अलग जगह पर होते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। हम इस चैनल पर जो बेहतरीन टिप्पणी करते हैं उसे हफ्ते में 2 बार आपके मेल बॉक्स में भेजेंगे। और पेड सब्सक्राइबर बनिए। सबस्टैक पर जाइए, करीब $5 महीने में हम वहां आपको भेजेंगे। विजय, कृपया आगे बढ़िए और हमारे दर्शकों को Not it stored a Dermer Casmord. Tell the world how the world is changing. Well, जुल्फिकार, आप जानते हैं, स्वाभाविक तौर पर बात ईरान के संघर्ष की करने का मन होता है, उस संघर्ष की जो ईरान पर थोपा गया है। लेकिन मैं कुछ मिनट के लिए अमेरिका महाद्वीपों की तरफ जाना चाहता हूं ताकि दिखा सकूं कि ये चीजें आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। जैसा कि लोगों को पता होगा, अब लैटिन अमेरिका के 20 देशों में से 11 यानी 20 में से 11 देशों में धुर दक्षिणपंथी सरकारें हैं। ये काफी अहम बात है। सबसे हाल में कोलंबिया में आए भयानक भूकंप से ठीक पहले कोलंबियाई लोगों ने बहुत मामूली अंतर से 1% से भी कम अंतर से अबेलादो दे ला एस्प्रिएला को अपना राष्ट्रपति चुना। दे ला एस्प्रिएला अरबपति हैं और धुर दक्षिणपंथ के व्यक्ति हैं। वे डैनियल नोबोआ, सांतियागो पेना, Rodrigo Pads, Minister del Anthony, a small tot swogo with army to at Thex sign you. Am 6 is all. Like Javier Milei, Jose Antonio Cast of Chile, where I am, Laura Fernandez of Costa Rica. I mean, there's a lot. कोस्टा रिका की लॉरा फर्नांडीज। Of the far right. मेरा मतलब है, लैटिन अमेरिका में सत्ता में मौजूद धुर दक्षिणपंथी लोगों की एक लंबी सूची है। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि लैटिन अमेरिका में एक ऐसी चीज हो रही है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया है। जो लोग ट्राइकॉन्टिनेंटल के काम पर ध्यान देते हैं, उन्हें शायद पता न हो कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि पिछले साल जून में, यानी जून 2025 में, इजराइल में अर्जेंटीना के राजदूत रब्बी शिमोन एक्सेल वानिश ने एक चीज की घोषणा की जिसे आईजैक समझौते कहा गया। अब लोग अब्राहम समझौतों के बारे में जानते होंगे। अब्राहम समझौते डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की एक नीति थी जिसका मकसद विभिन्न अरब देशों को इजराइल के साथ एक गठबंधन में शामिल करना था। इसमें बेशक मोरक्को शामिल था। इसमें खाड़ी के अरब देशों के कई देश वगैरह भी शामिल थे। अब्राहम समझौते का मकसद इन अरब देशों को इजराइल के साथ जोड़ना था। फिर जून 2025 में अब्राहम के बाद हमें आईजैक समझौते मिले। शुरुआत में इनके हस्ताक्षरकर्ता सिर्फ अर्जेंटीना और इजराइल थे। उन्होंने अपने रिश्तों को और करीबी बनाने के लिए इस आईजैक समझौते पर हस्ताक्षर किए और आईजैक समझौते औपचारिक रूप से अप्रैल 2026 में यरूशलेम में स्थापित किए गए। अब मई 2026 में अर्जेंटीना की सरकार ने ब्यूनस आयर्स में एक सम्मेलन किया। इसमें बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, पनामा, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला के अधिकारी शामिल हुए। लगभग हर देश के अधिकारी इस आईजैक समझौते पर हुए सम्मेलन में ब्यूनस आयर्स में मौजूद थे और उन्होंने प्रभावी रूप से इसके विस्तार के बारे में एक बयान पर हस्ताक्षर किए। अब धुर दक्षिणपंथी सरकारों के साथ बोलीविया में रोड्रिगो पाड्स, कोलंबिया में दे ला एस्प्रिएला और वेनेजुएला पर चल रहे दबाव अभियान के बीच इन देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध शुरू कर दिए हैं। वेनेजुएला के मामले में अभी सिर्फ कॉन्सुलर संबंध है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अब ये वैश्विक तस्वीर के लिए और खाड़ी क्षेत्र में जो हो रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल ने सिर्फ लैटिन अमेरिका में ही नहीं बल्कि अफ्रीकी महाद्वीप में भी सामान्य संबंध स्थापित करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। दुनिया भर के देशों के साथ सामान्य रिश्ते बनाने के लिए, ताकि उस अलगाव के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा किया जा सके
जिसे इज़राइल नरसंहार की वजह से महसूस करने लगा था। वह नरसंहार जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी है, वह नरसंहार खत्म नहीं हुआ है। against the Palestinians. That genocide hasn't ended. So they've been on a major mission. तो वे दुनिया भर की इन धूर दक्षिणपंथी सरकारों के साथ संबंध जोड़ने के एक बड़े मिशन पर रहे हैं, ताकि अलग अलग तरह के रिश्ते बनाए जा सकें जो उन्हें अलग थलग पड़ने से बचाएं। और यह बहुत चतुराई से किया गया है। तो आप जानते हैं, मध्य पूर्व में जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद, और वैसे भी यह इज़राइल के लिए इतना बुरा नहीं है, क्योंकि कोलंबिया में इस नई देला एस्प्रिएला सरकार के दौरान जब कोलंबिया में भूकंप आया और सैकड़ों लोग मारे गए, तब राष्ट्रपति इज़राइल के विस्तारित गोलान हाइट्स पर अधिकार की पुष्टि करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मेरा मतलब है, कोलंबिया का गोलान हाइट्स से क्या लेना देना है? Colombia have to do with the Golan Heights, but it establishes that it agrees. लेकिन इससे यह स्थापित होता है कि वह गोलान हाइट्स पर इज़राइल के कब्जे से सहमत है। ये लगभग उसी समय हो रहा है जब सीरिया की नई सरकार ने बशर अल असद को सत्ता से हटाने की इजाज़त देने के लिए धन्यवाद के तौर पर अपने ही इज़राइल को सौंप दिए हैं। सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा हाल में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वे असद सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सीरिया के लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और उन्हें मौत की सजाएं दी गई हैं। ये सफाई अभियान वास्तव में इज़राइल की मुस्कान के साथ चल रहा है, क्योंकि अहमद अल शरा की सरकार मूल रूप से इज़राइल समर्थक सरकार है। तो आप जानते हैं, जब मक्का समझौता हुआ, और अब ईरान क्षेत्र की बात पर वापस आते हैं, जब मक्का समझौता हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ आते हैं। अब सबसे पहले मैं मक्का समझौते को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहता, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले से ही एक रक्षा समझौता था। दरअसल वही मक्का समझौते की बुनियादी रूपरेखा थी। ये 2025 में हुआ था। उनका पहले से ही एक समझौता था। एक मायने में तुर्की उनके उस समझौते में शामिल होता है। तुर्की चाहता था कि मिस्र भी इस समझौते में शामिल हो। सऊदी अरब मिस्र को शामिल करने के पक्ष में नहीं था। मिस्र भी इज़राइल के साथ अपने अलग द्विपक्षीय संबंधों में उलझा हुआ है। इससे पूरी बात और जटिल हो जाती। मिस्र को इज़राइल के साथ अपने रिश्ते पर गंभीरता से सोचना होगा। तो यह नया गठजोड़, या कम से कम विस्तृत गठजोड़, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को शामिल करते हुए उसी समय बन रहा है जब इज़राइल भी अपने तरह तरह के संपर्क और रिश्ते बना रहा है। हमें इसे एक तरह के समानांतर घटनाक्रम के रूप में देखना चाहिए, और यही वजह है कि मैं दक्षिण अमेरिका से शुरुआत करना चाहता था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहीं हूँ। वजह यह है कि जब मक्का समझौते की घोषणा हुई तो मैं देख रहा था कि नई दिल्ली की प्रतिक्रिया क्या होगी। और दिलचस्प बात यह थी कि नई दिल्ली के बयान में कहा गया, देखिए, इस समझौते का भारत से कोई लेना देना नहीं है। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह वास्तव में कोई रक्षा समझौता नहीं है। यह नाटो के अनुच्छेद 5 वाले रक्षा समझौते जैसा नहीं है। नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत अगर नाटो गठबंधन के किसी भी देश पर हमला होता है तो उस देश की रक्षा के लिए बाकी सभी देशों को तुरंत बुलाया जाता है। ये अपने आप सक्रिय होने वाली व्यवस्था है। मक्का समझौते में अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें तो दूसरे देश तभी उस देश की मदद के लिए आते हैं जब समझौते में शामिल वह देश उन्हें आमंत्रित करे। यह अपने आप सक्रिय होने वाली व्यवस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो सऊदी अरब और तुर्की के लिए उस संघर्ष में अपने आप शामिल होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। जरूरत पड़ने पर उन्हें संघर्ष में शामिल होने के लिए केवल पाकिस्तान ही बुलाएगा। तो ये वास्तव में नाटो जैसा समानांतर ढांचा नहीं है। ये उससे कहीं कम स्तर का समझौता है। इसलिए भारतीय सरकार ने इसे पढ़कर अंतिम समझौते को नहीं, बल्कि समझौते पर जारी प्रेस वक्तव्यों को कहा कि देखिए, ये भारत के खिलाफ नहीं है। ये इन देशों की सुरक्षा से जुड़ा एक समझौता है।
और इसलिए भारत उन अफवाहों को फेक न्यूज़ बताकर दबाना चाहता है कि वह इजराइल के साथ किसी सैन्य व्यवस्था में शामिल हो रहा है। देखिए, जहां इजराइल ये अब्राहम समझौते और आइजैक समझौते बना रहा है, मैं बस यह रेखांकित करना चाहता हूं कि पश्चिम एशिया में इसके समानांतर कुछ नहीं हो रहा है, जिसमें मसलन भारत या एक दो अन्य देश शामिल हों। ये किसी गुटबंदी की पंक्ति नहीं है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके ईरान के लिए असर है। ईरानियों ने भी इस मक्का समझौते पर प्रतिक्रिया कि ये ईरान के खिलाफ नहीं है, और वास्तव में अब हमें काफी साफ तौर पर लगभग पूरी तरह पुष्टि के साथ पता है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले ईरान को मक्का समझौते की जानकारी दे दी गई थी। यह बात अब लगभग पूरी तरह से पुष्ट हो चुकी है कि तेहरान के लिए यह कोई अचानक की बात नहीं थी। तेहरान ने इस बारे में प्रेस के बयानों को वाजिब कारणों से हल्का करके पेश किया, क्योंकि प्रेस इसे इस्लामिक नाटो वगैरह कहने लगा था, यानी नाटो शब्द इस्तेमाल कर रहा था। ईरान ने जल्दी ही आकर कहा कि यह नाटो नहीं है, और उपलब्ध सभी जानकारियों के मुताबिक वे सही हैं। यह आर्टिकल 5 वाला समझौता नहीं है, यह बस 3 देशों का एक साथ आना है और यह कहना है कि हमें कुछ सुरक्षा गारंटी चाहिए। सवाल यह है, इन देशों को सुरक्षा की गारंटी की जरूरत क्यों है, और उन्होंने मिस्र की ओर दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया है? देखिए, ये ईरान के लिए कोई झटका नहीं है, ये भारत के लिए भी कोई झटका नहीं है। इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता। भारतीय विदेश मंत्रालय सही कह रहा है, ये भारत विरोधी समझौता नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह समझा है। मुझे ये भी लगता है कि ईरानियों ने इसे बहुत अच्छी तरह समझा है। यह ईरान विरोधी समझौता नहीं है। इन 3 देशों ने कहा है कि उनकी रक्षा की गारंटी अब अमेरिका नहीं देता। मसलन, अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु सुरक्षा छतरी देने में सक्षम नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान को सुरक्षा देने में भी सक्षम नहीं है, और बहुत लंबे समय से नहीं है। आप जानते हैं, इन 17 में जिस युद्ध के बाद बांग्लादेश बना, उसमें अमेरिका मायने में पाकिस्तान की मदद के लिए आया था। अमेरिकी 7वां बेड़ा हिंद महासागर में सक्रिय था और पाकिस्तानी सैनिकों की रक्षा के लिए आगे बढ़ने को तैयार था। वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की। लेकिन कई वर्षों से अमेरिका ने पाकिस्तान को किसी भी तरह की सुरक्षा छतरी नहीं दी है, बल्कि पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। और तुर्की के मामले में तुर्की पहले ही अमेरिका पर तख्तापलट भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगा चुका है। आपको याद होगा, 10 साल पहले। इसलिए नाटो और अमेरिका के साथ उनका रिश्ता मिला जुला रहा है। मक्का समझौते का उस अब्राहम समझौते से कोई संबंध नहीं है जिन पर पूरे लैटिन अमेरिका में हस्ताक्षर हो रहे हैं। ये उस अब्राहम समझौते जैसा बिल्कुल नहीं है जो मोरक्को जैसे देशों को इजराइल के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मक्का समझौता फिर से इस बात का संकेत है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों का भरोसा कम हो रहा है। ये सभी लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। 1940 के दशक से अमेरिका के सहयोगी। ये नाटो के सदस्य हैं। पाकिस्तान सीटो का संस्थापक सदस्य था, सेंटो का भी, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सीटो यानी दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन का भी। सऊदी अरब उस क्षेत्र में अमेरिकी रक्षा समझौतों का एक अहम आधार रहा है। ये तीनों देश, जो एक मायने में 80 साल से अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, अब पलटकर कह रहे हैं, हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम आपसी सुरक्षा के लिए एक दूसरे की ओर मुड़े हैं। ईरान के खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि उन अनाम विरोधियों के खिलाफ जिनसे अमेरिका पहले इनकी रक्षा किया करता था। मेरा मानना है कि लैटिन अमेरिका में जो हो रहा है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब्राहम समझौते बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम अरब जगत में जो हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, यानी अब्राहम समझौते। आप इन बातों को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर
इज़राइल अफ्रीका में जो कर रहा है, वहाँ जो हो रहा है, उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मक्का समझौते के साथ जो हुआ है, उसका इन बातों से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है। ये बस अमेरिका के 3 पुराने, लंबे समय से सहयोगी रहे देशों का कहना है। अब हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। हमें क्षेत्रीय सुरक्षा की एक व्यवस्था बनानी होगी। और मेरी राय है कि प्रेस रिपोर्टों के बावजूद, जिनमें कहा जा रहा है कि मिस्र अगला देश है जो इसमें शामिल होगा, वगैरह वगैरह, मेरा मानना है कि वे ईरान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि इस मक्का समझौते में ईरानियों का किसी तरह का पर्यवेक्षक संबंध होगा, वरना इस समझौते विजय, आपने जो कुछ कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ और मैं उन स्रोतों पर भरोसा करता हूँ जिनकी ओर मैं हर दिन रुख करता हूँ। ये ऐसे स्रोत हैं जो वहाँ चल रही घटनाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं और विश्वसनीय रहे हैं। जब से हमने इस चैनल पर इस बारे में बात शुरू की है, तब से उनकी रिपोर्टिंग बिल्कुल यही रही है। ये एक ऐसा समझौता है जिसे वास्तव में पिछले 24 घंटों में राजा ने मंजूरी दी है। सऊदी अरब में इस समय ये बहुत दुर्लभ बात है। क्राउन प्रिंस MBS के पिता ने कहा है कि ये एक शानदार समझौता है, वगैरह वगैरह, आशीर्वाद और ऐसी बातें। तो ये समझौता ठीक उसी वजह से महत्वपूर्ण है जो आपने अभी बताई, और ठीक उसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश कभी अमेरिका के मूड सहयोगी हुआ करते थे, हमने बताया कि आपने ईरान के साथ क्या किया। So स्टेटमेंट हम इनसे किया। Well, we have seen what you did with Iran. We have seen that you cannot defend anybody. हमने देख लिया है कि आप इजराइल के अलावा किसी और की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी, और ये उसी दिशा में एक कदम है। और हाँ, मैं अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों को इसकी पुष्टि कर सकता हूँ कि ईरान को एक प्रस्ताव दिया गया है। ईरान को प्रस्ताव दिया गया है। पाकिस्तान और ईरान पिछले 2 या 3 महीनों में एक दूसरे के जितने करीब आए हैं, उतने पिछले 50 वर्षों में नहीं आए थे। दरअसल कुछ दिनों बाद 14 अगस्त को होने वाली आज़ादी की सालगिरह के मौके पर ईरानी संसद मजलिस के स्पीकर को आने का निमंत्रण दिया गया है। विदेश मंत्री अरागची को भी निमंत्रण दिया गया है। वे 14 अगस्त को नहीं आएंगे, वे उसके तुरंत बाद आएंगे, क्योंकि उनका असली मकसद असैन्य और सैन्य नेतृत्व के साथ विस्तृत बातचीत करना है। अब वे सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि ये एक गहरा सैन्य किस्म का गठबंधन भी बनने जा रहा है। हमने इस चैनल पर यह रिपोर्ट किया है, कहीं और नहीं, कि चीन की मदद से, चीन के समर्थन से और चीन की सक्रिय भागीदारी के साथ पाकिस्तान हर तरह के हथियारों, उन्नत हथियारों और हर तरह की तकनीक को ईरान तक पहुंचाने का माध्यम रहा है, खासतौर पर बेदाव प्रणाली में शामिल तकनीक। इसने ईरान को अपनी इच्छा के किसी भी लक्ष्य पर बेहद सटीक निशाना साधने की क्षमता दी है, जिसमें ट्रंप भी शामिल है। इससे उन्हें खुद को बचाने के लिए फूड कार्ट में छिपकर 747 से निकलना पड़ा और अपने बाकी प्रतिनिधिमंडल को संभावित हमले के खतरे में छोड़ना पड़ा। उसे अपने करीब के लोगों की भी इतनी ही परवाह है। आप और मेरे जैसे लोगों की परवाह करने की बात तो भूल ही जाइए। तो दुनिया बदल रही है, जैसा कि मैंने अपनी भूमिका में कहना शुरू किया था, और ये बदलाव लंबे समय तक रहने वाला है, विजय। और इससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है जो आगे समझा सके कि इसका असर हर किसी पर, सचमुच हर किसी पर कैसे पड़ेगा। क्योंकि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे जबरन हटना पड़ता है, और ये इस वक्त हो रहा है। तो ये युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बदनामी, अपमान और हर तरह की सफाई के बावजूद उसे बाहर निकलने के मजबूर किए के साथ खत्म होगा। और हम इस चैनल पर यह बात बेझिझक कह सकते हैं, क्योंकि हमें कॉर्पोरेट मीडिया का समर्थन नहीं मिलता। हम किसी से पैसा नहीं लेते। हम चीजों की रिपोर्टिंग वैसे ही करते हैं जैसी हमें मालूम होती हैं, ताकि हमारे पाठकों को जानकारी मिले, हमारे श्रोताओं को जानकारी मिले, और हम आपके जैसे लोगों को सामने लाते हैं। मेरी राय में दिग्गजों को,
आज के बौद्धिक दिग्गजों को, ताकि उन लोगों तक सच पहुंचाया जा सके जिन्होंने कृपापूर्वक हमारा समर्थन किया है। तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका को इस क्षेत्र से अपमानित होकर बाहर होना पड़ेगा, जो उम्मीद है कि देर से नहीं बल्कि जल्द होगा, तो आपके हिसाब से बाकी क्षेत्र की प्रतिक्रिया क्या होगी? खैर, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि मेरा मतलब है इस बातचीत में शतरंज जैसी चालों का एक पहलू है। आप जानते हैं, जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो यही बात कि तुर्की के नेतृत्व ने मिस्र को इस मक्का समझौते में शामिल होने के लिए एक स्वाभाविक साझेदार कहा। इससे अमेरिकी विदेश विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में थोड़ी चिंता जरूर पैदा हुई होगी, क्योंकि वे मिस्र पर एक अहम स्तंभ के रूप में निर्भर हैं। मिस्र के समझौते में शामिल होने की तुलना में खाड़ी के अरब देशों का इसमें आना ज्यादा संभावित लगता है। आप जानते हैं, वही देश जो अब कह रहे हैं कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को शायद बंद करना पड़े। मैं अभी कतर और कुवैत की बात कर रहा हूँ। शायद और इसकी संभावना काफी ज्यादा है कि बहरीन भी इसमें शामिल होगा। बहरीन मूलतः सऊदी अरब का एक विस्तार है, और अगर सऊदी अरब को ये अच्छा विचार लगता है तो मेरे ख्याल से बहरीन भी शामिल हो जाएगा। इस तरह आपके पास 3 खाड़ी अरब देश होंगे जो संभवतः इसमें शामिल होंगे। मेरा सचमुच मानना है कि हमें इस संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अजरबैजान जैसा कोई देश भी इसमें आ सकता है। उसके तुर्की के साथ बहुत करीबी संबंध हैं, पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते हैं वगैरह। तो ये देश इस मक्का समझौते में पर्यवेक्षक के तौर पर भी शामिल हो सकते हैं। आप जानते हैं, जब एक सचिवालय बनाया जाएगा वगैरह, तो उसका ढांचा क्या होगा? मैं नहीं ऐसा, क्योंकि इसके बाद पूरा एक नौकरशाही तंत्र क्रम से फिर। देखिए, समझौता एक बात है, फिर आपको उसका ढांचा तय करना होता है और देखना होता है कि वह कैसे काम करेगा। सैन्य संपर्क अधिकारी होंगे, ये कहाँ स्थित होगा, ये सब अभी तय होना है और लागू किया जाना है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सदस्य बनने के संभावित उम्मीदवार हैं। दिलचस्प बात जॉर्डन और मिस्र को लेकर होगी। जॉर्डन का पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी सैन्य संबंध है। मेरा मतलब है, ये वह बात है जिस पर हमने वास्तव में सार्वजनिक तौर पर ज्यादा चर्चा नहीं की है, कि पाकिस्तान के कई अरब देशों के साथ लंबे समय से सैन्य संबंध रहे हैं। मेरा मिलाव जुल्फिकार, ये रिश्ता हमेशा गौरवशाली नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक साहब स्वॉन, उस समय मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर, वह तब तक जनरल नहीं बने थे। ब्रिगेडियर जियाउल हक ने पाकिस्तानी सैनिकों से फिलिस्तीनियों पर हमला करवाया था। तो यह विरासत हमेशा गौरवशाली नहीं है। लेकिन यही उदाहरण दिखाता है कि जॉर्डन में राजशाही की सेना और पाकिस्तानी फौज के बीच संबंध कितने गहरे हैं। ये कम से कम 1960 के दशक तक जाते हैं। कमाल अब्देल नासिर की सेना के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण संबंध थे। आप जानते, पाकिस्तानी प्रशिक्षण वगैरह से उनके जुड़ाव थे, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी सेनाएं ब्रिटिशों द्वारा प्रशिक्षित थीं। उनके बीच एक तरह की अंतर्निहित सैन्य तालमेल था। आप जानते हैं, वे आसानी से एक दूसरे की ब्रिगेड कमान वगैरह में आ जा सकते थे। इसलिए जॉर्डन और पाकिस्तान के बीच पुराने सैन्य संबंध काफी गहरे रहे हैं। अब मैं ये सब इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जॉर्डन जैसे देशों और मिस्र में एक हल्की सी चिंता है। आप जानते हैं, अगर दुनिया सीरिया में सरकार को गिराए जाते हुए बस खड़ी होकर देख सकती है ताकि इजराइल समर्थक सरकार सत्ता में आ जाए, और दुनिया तब भी खड़ी रहे जब इजराइल धीरे धीरे सीरियाई जमीन में घुसता चला जाए। इजराइल ऐसी बातें करता है कि आप जानते हैं, असल में ग्रेटर इजराइल इराक में फरात नदी तक फैला हुआ है। मेरा मतलब है, जॉर्डन के लिए इसका क्या मतलब है? जॉर्डन की राजशाही के लिए इसका क्या अर्थ है? अम्मान में वहां के कुछ लोगों के बीच जरूर कुछ चिंता होगी। जॉर्डन में फिलिस्तीनी आबादी बहुसंख्यक है। इजरायली ये संकेत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि असल में ग्रेटर इजराइल फरात तक जाता है। अमेरिका इस क्षेत्र में किसी की भी जमीन का वास्तव में भरोसेमंद रक्षक नहीं है।
जॉर्डन के लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या वे इजराइल के साथ अपने 1994 के रक्षा समझौते, अपने समझौते से इतने पूरी तरह बंधे हुए हैं कि वे फिर से मक्का समझौते में किसी कमतर दर्जे की भूमिका पर भी विचार नहीं करेंगे जो इजराइल पर दबाव डालती? मेरा मतलब असली बात यही है कि अगर ये मक्का समझौता लागू हो जाता है तो क्या इससे इजराइल पर दबाव पड़ता है? ये ईरान विरोधी समझौता नहीं है और फिलहाल तो ये इजराइल विरोधी समझौता भी नहीं है। मेरा मतलब भगवान के लिए हम यहाँ सऊदी अरब और तुर्की की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं वे यहाँ वहाँ इजराइल विरोधी या फिलिस्तीन समर्थक बयान दे सकते हैं, लेकिन उनके कदम उससे काफ़ी अलग हैं। फिर भी भले ही सतह पर ये न ईरान विरोधी है न इजराइल विरोधी, अगर जॉर्डन, मिस्र, अल्जीरिया जैसे ये देश इसमें शामिल होने लगते हैं तो पश्चिम एशिया में आपके सामने बिल्कुल अलग खेल होगा। ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, बल्कि हम उन्हें अपने आसपास भी नहीं चाहते। हम अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं, और अगर वे अपनी सुरक्षा व्यवस्था बना रहे हैं और इस क्षेत्र में अमेरिका का स्वागत नहीं है तो इससे इजराइल काफी असुरक्षित हो जाता है। तेल अवीव में भी इसे लेकर चिंता होनी चाहिए। मेरा मतलब है चीजें इस तरह बदल रही हैं कि जब उन्होंने सोचा था कि इस साल फरवरी में हुआ यह हमला ईरान की सरकार को गिरा देगा, तो वास्तव में इसका उल्टा हुआ है। अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है, सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक तौर पर नहीं, बल्कि इजराइल के लिए नीतियों को प्रभावित करने की उसकी क्षमता भी कम हो सकती है। और इसलिए अंत में इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा। ये उनके लिए सचमुच उल्टा पड़ गया है। ईरान के खिलाफ उन्होंने जो ये गैरकानूनी युद्ध छेड़ा वो वास्तव में अमेरिका के लिए उल्टा पड़ गया है। ये तो मेरा मतलब है, अगर मैं रूस या चीन के किसी शोध संस्थान में होता तो मैं इसका बहुत बारीकी से अध्ययन करता, ये समझने के लिए कि ईरानियों के लिए अमेरिका के खिलाफ इस तरह का जुजित्सु करना कैसे संभव हुआ, और एक मायने में ये भी कि रूस यूरोपियों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर पाया। रूस अब भी यूरोपियों के साथ एक सैन्य गतिरोध में क्यों फंसा हुआ है? उसके पास यूरोपियों के खिलाफ कोई वास्तविक कूटनीतिक जिउजित्सु क्यों नहीं है, जबकि यहाँ ऐसा लगता है कि ईरान ये कर दिखाने में कामयाब रहा है। खैर, मैं जो देखता हूँ और जो सुनता हूँ उसके आधार पर कुछ बातें रखना चाहूँगा, और वही ये है कि इन तीन देशों के एक साथ आने का केंद्र इस्लामाबाद है। मेरा मतलब है ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के सैन्य संबंधों, सैन्य शक्ति के प्रदर्शन, सैन्य गठबंधनों और इन सब मामलों में उसकी गतिविधियों पर गहरी नजर रखते हैं, वे जल्दी समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद इन रिश्तों को बढ़ावा देने में बहुत सक्रिय रूप से शामिल रहा है। ये रिश्ते अब सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौते के रूप में सामने आए हैं, जिसकी घोषणा शायद 1 साल पहले हुई थी, और उसके बाद मेरे विचार से यह आगे बढ़कर इस मक्का समझौते का रूप ले चुका है। पाकिस्तान के अजरबैजान और सोमालिया के साथ बहुत सक्रिय संबंध रहे हैं। हाल ही में $2 अरब से अधिक मूल्य की घोषणा हुई है, और चीन की मदद और समर्थन के साथ ईरान के साथ भी, हालांकि चुपचाप। असल में अगर पाकिस्तान ने ईरान को असाधारण मदद दी होती तो शायद ईरान वो नहीं कर पाता जिसे हर कोई सैन्य शक्ति की योजना बनाने, सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने और अपने से 100 गुना बड़े दुश्मन पर सैन्य प्रभुत्व का एक मास्टर क्लास मान रहा है। तो यही केंद्र बिंदु है। अब ये कहने के बाद पाकिस्तान ने हाल ही में कुवैत के साथ एक समझौते के विस्तार पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी समझौते को और व्यापक बनाया है। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। पाकिस्तान कतर के साथ बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है। तो इस्लामाबाद का नजरिया यह है कि आने वाले वर्षों में, बहुत दूर नहीं, शायद आज से 12 महीने में,
शायद 18 महीने में एक नया गुट बनेगा। ये इन सभी देशों के बीच एक बहुत मजबूत पारस्परिक रक्षा समझौता होगा और उसका सामना सिर्फ एक दुश्मन से होगा और वह है इजराइल। तो इससे इजराइल कहाँ होता है? So, where does that leave Israel? Yeah, I mean that's what I mean if you हाँ, मेरा मतलब यही है कि अगर आप इस पर गेम थ्योरी के बुनियादी सिद्धांत लागू करें तो इजराइल का अलग थलग पड़ना लगभग तय है। और शायद यही वजह है कि इजराइल लैटिन अमेरिका, अफ्रीका वगैरह में दक्षिणपंथी सरकारों के साथ रिश्ते बनाने के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि इजराइल के पक्ष में किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबदबा बनाया जा सके। आप जानते हैं ये मुश्किल होने वाला है। मैं इतना कहूंगा कि अगर लैटिन अमेरिका में आपके पास कई गठबंधन भी हों तो उससे आपके अपने पड़ोस में क्या मदद मिलेगी? आपके पड़ोस में सहयोगी होना जरूरी है। मसलन क्यूबा अपने पड़ोस में अलग थलग है, उसके बहुत कम सहयोगी बचे हैं, शायद कुछ हद तक ब्राजील, मेक्सिको वगैरह। लेकिन लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देशों में दक्षिणपंथी सरकारें क्यूबा के खिलाफ हो रही हैं। इससे अमेरिका को क्यूबा पर शिकंजा और कसने का मौका मिलता है। आप जानते हैं जनवरी से तेल की नाकेबंदी बहुत कड़ी रही है। क्या इजराइल भी निकट भविष्य में ऐसी ही किसी चीज की उम्मीद कर सकता है? देखेंगे। मेरा मतलब है देखेंगे। वो निश्चित रूप से अलग थलग पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप जान, मोरक्को कोई स्थिर सहयोगी नहीं है। मोरक्को की अपनी समस्याएं हैं। पश्चिमी सहारा का मुद्दा ही उसे इजराइल के और करीब ले जा रहा है, और मोरक्को अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में समस्याएं पैदा कर रहा है। माली को बुर्किना फासो से अलग करने की कोशिश कर रहा है, वगैरह वगैरह। यानी उन राज्यों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी संप्रदाय स्थापित हैंस। तो देखेंगे कि ललगत लड़ने की प्रति ये रणनीति कैसी गीतती है। How this isolation practice goes, but meanwhile, I mean, I do agree with you that लेकिन साथ ही मेरा मतलब है, मैं आपसे सहमत हूं कि यहाँ इस्लाम की भूमिका है। एक मायने में इसे एक तरह के भावनात्मक पुल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी सावधान करना चाहूंगा कि इसे कुछ लोग जिस तरह सुन्नी गठबंधन कह रहे हैं वैसा भी नहीं है, क्योंकि उसमें यह मान लिया जाता है कि विरोधी मुख्यतः शिया ईरान है। इसे सुन्नी गठबंधन बताना गलत वर्णन है, और ये पूरी तरह सिर्फ एक इस्लामी गठबंधन भी नहीं है। बेशक भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से इन देशों को जो चीज साथ लाती है उसमें इस्लाम एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यही इस गठबंधन की बुनियाद नहीं होगा। आपके पास पहले से इस्लामी देशों का संगठन OIC मौजूद, पहले ही वैश्विक काम खला। they already operate on the world stage. This is not a repeat of that. ये उसकी पुनरावृत्ति नहीं है। आखिर इन देशों को उसकी पुनरावृत्ति की जरूरत ही क्यों होगी? यह एक क्षेत्रीय सुरक्षा गुट है और इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। आज मुद्दा सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा का है। जैसे जैसे वैश्विक पुलिसकर्मी यानी अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, तो जैसे पुलिस गायब होती है, सामुदायिक पुलिसिंग सामने आती है। वास्तव में यही हो रहा है। सऊदी अरब कह रहा है कि देखिए, हम 5th फ्लीट पर भरोसा नहीं कर सकते, वे नहीं आ रहे हैं, वे हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हम अपनी रक्षा के लिए कतर के ठिकानों वगैरह पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका ने दिखा दिया है कि वह रक्षा करने में अक्षम है, चाहे विरोधी कोई भी हो। विरोधी कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और बात देख रहा हूं और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इसमें इराक कहां खड़ा होगा? क्योंकि इराक के इस समय ईरान के साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं और पूरे इस संघर्ष के दौरान वह अपेक्षाकृत चुप रहा है। अपेक्षाकृत चुप। हाँ, सऊदी अरब ने इराकी जमीन पर उस समूह पर हमला किया था जिसे उसने ईरानी प्रॉक्सी कहा था। इराक ने कोई जवाब नहीं दिया। इराक ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, यह देखना काफी चौंकाने वाला था। तो इराक इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे पूरी तरह सुन्नी गठबंधन नहीं कहा जा सकता। इसे इस्लामी गठबंधन भी नहीं कहा जा सकता। यह मक्का समझौता है। लेकिन यह सच है कि इस्लाम एक तरह का सांस्कृतिक जोड़ है, क्योंकि इस समझौते के लिए मक्का आए प्रमुख लोगों का साथ जाकर
नमाज पढ़ना महत्वपूर्ण था। To Mecca for this agreement went and prayed together. That's true and it's important. ये सही है और ये महत्वपूर्ण भी है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के लोग साथ जाकर नमाज पढ़े। एक तरह से इससे उनका बंधन और मजबूत होता है। ये निश्चित रूप से उनकी एकता का सांस्कृतिक और भावनात्मक पहलू है, लेकिन उनकी एकता का आधार यही नहीं है। ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन है और मुझे लगता है कि जापान, दक्षिण कोरिया और ऐसे दूसरे देशों के लिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। आप जानते हैं, जब वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर इतनी ज्यादा निर्भर होते हैं, उन देशों के खिलाफ जिन्हें वे अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, चाहे वह उत्तर कोरिया हो, चीन हो, रूस हो या कोई और, वे किसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। वे पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हैं। They entirely rely on the United States. Yeah, their land is filled with US bases. उनकी जमीन अमेरिकी सैन्य ठिकानों से भरी हुई है। पूर्वोत्तर एशिया में अमेरिका के करीब 100 ठिकाने हैं। मेरा मतलब है, फिर से टोक्यो में, सियोल में, आप ईरान के साथ जो हो रहा है उसे देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ये एक आपदा है। आप जानते हैं, शायद जापान, दक्षिण कोरिया, इन देशों को एक साथ आना चाहिए और उत्तर कोरियाइयों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। एक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए जहां आपसी शुरुआती चेतावनी की व्यवस्था हो, परमाणु हथियार न बनाने का आपसी समझौता हो, वगैरह वगैरह। मेरा मतलब है, ये बात उनके मन में जरूर आ रही होगी। वियतनाम में, फिलीपींस में और दूसरे देशों में भी जरूर चर्चा चल रही होगी कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक क्षेत्रीय सहयोग की व्यवस्था के बारे में सोचा जाए, इंडोनेशिया वगैरह के साथ। ये You know, with Indonesia and so on. These things must be happening for them as they watch. अमेरिका पर सुरक्षा छतरी देने के लिए निर्भर रहने का जो पूरा विनाशकारी नतीजा है, उसे देखते हुए उनके साथ भी ये बातें हो रही होंगी। वे जरूर सोच रहे होंगे हमें। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ इस बात पर जोर होना चाहिए कि ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन है, क्योंकि ये एक तरह का मॉडल पेश करता है। ये मॉड्यूल है। ये उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के लोगों के लिए एक मॉडल देता है जो इस्लामी एकता पर आधारित नहीं होगा, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, लेकिन उन्हें फिलीपींस, वियतनाम वगैरह के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा की तलाश करनी होगी। हाँ, मेरा मतलब यही है कि अमेरिका के बिना इसका जो क्षेत्रीय सुरक्षा वाला पहलू है, वही मुझे लगता है कि इन देशों के लिए एक मिसाल बनेगा। I think will be the example that will be exemplary for these countries. Well, thank you for that खैर, explanation. उस स्टेप्स के धन्यवाद। और अपना पक्ष साफ करने से क्यों, तो मैं इस्लाम रहा, इस्लाम की नहीं। Not Islam. Okay, sorry about that. Yeah, but you know, ठीक है, माफ कीजिए, उसके लिए माफ कीजिए। हाँ, लेकिन आप जानते हैं, मैं सुन्नी गठबंधन शब्द के इस्तेमाल पर भी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, जिसे उछाला गया है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि इससे फिर वही काफी बेमानी सा विचार बढ़ावा पाता है कि यहाँ शिया सुन्नी विवाद चल रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है, पाकिस्तान और ईरान का इस मुद्दे पर इतना करीब होना ही ये दिखाने के लिए काफी होना चाहिए कि ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान को खुद भी इन सांप्रदायिक, या कहें तो उन समस्याओं से काफी परेशानी रही है जिन्हें मैं परिधीय समस्याएं मानता हूं, यानी इस्लाम के धार्मिक परंपरा के भीतर के मतभेद। ये परिधीय मतभेद हैं। लेकिन कुछ लोगों द्वारा सुन्नी गठबंधन, शेख शेविस्टरीज बहुत भ्रामक और खतरो, ये क्षेत्रीय सुरक्षा गज़बा। misleading and dangerous. This is a regional security alliance. 100%. And बिल्कुल, बिल्कुल। और कल मेरे चैनल पर एक और बहुत जाने माने टिप्पणीकार परवीन साहनी आए थे। उनका भी बिल्कुल यही आकलन था, बिल्कुल यही समझ थी कि ये एक क्षेत्रीय गठबंधन है। ये इस समझ पर आधारित है कि क्षेत्र के देशों को एहसास हो गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कोई सुस्त विशालकाय नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक बदनाम विशालकाय है। ये एक पराजित दानव है। मेरा मतलब है, इन दोनों शब्दों में बहुत साफ फर्क है। पहले ये एक सुस्त भारी भरकम दानव था, एक बहुत बड़ा विशालकाय। शायद ये कार्रवाई कर सकता था,
शायद मुक्का मार सकता था, शायद नहीं करता, शायद ये वह वगैरह वगैरह। लेकिन अब हर कोई देख रहा है भगवान, ये सिर्फ एक सुस्त भारी भरकम दानव नहीं है, ये एक बदनाम पराजित दानव है जिसे बाहर धकेल दिया गया है, सचमुच बाहर निकाल दिया गया है। अब तेहरान के आसपास जो ठिकाने थे वे कमोबेश नष्ट हो चुके हैं, ये सबको पता है। शायद 3 ठिकाने आधे अधूरे तौर पर काम कर रहे हैं, बस इतने कि विमानों को उतरने और उड़ान भरने दिया जा सके। रडारों और बाकी हर चीज के मामले में कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं है। अरबों डॉलर के उपकरण सब क्षतिग्रस्त हैं, बैरक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, इसलिए सैनिक वहां रह भी नहीं सकते। और हर किसी ने देख लिया कि अमेरिका अब फिर से इजराइल में लौट आया है। सारा उपकरण इजराइल में जमीन के बहुत नीचे बने हैंगरों में वापस चला जाता है ताकि वे लगातार ज्यादा सटीक अरही मिसाइलों से खुद को बचा सकें। तो अमेरिका इजराइल के भीतर सिमट गया है, जो भी ये जानता है। और इस बीच, जैसा कि हम आने वाले महीनों में देखेंगे, ये गठबंधन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें इस्लामाबाद है, हालांकि इस्लामाबाद इसका गुरुत्व केंद्र नहीं है, और ईरान है। अगर वह इसका पूर्ण सदस्य नहीं भी है तो कम से कम एक मानद सदस्य है, या कम से कम एक बहुत चतुर पर्यवेक्षक। तो दुनिया अब ये देख रही है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति है। मैं इसी की बात कर रहा था। पिछले 75-80 वर्षों में पहली बार अमेरिका पीछे हट रहा है। वह अब महाशक्ति नहीं रहा, बल्कि में शक्तिशाली शक्तियों में से एक है चीन और इजराइल ब्रिटेनिया। तो इसका इस क्षेत्र पे आओके so why? How does that then impact the region, Vijay? Yeah, I mean, I would say that there's हाँ, मेरा मतलब है, मैं कहूँगा कि भारत में गंभीर आत्ममंथन होना चाहिए, क्योंकि भारत की कई पहलें उलट पुलट हो गई हैं। have been turned upside down. मसलन हाल की ही बात है, कुछ साल पहले G20 के इतर भारत ने अमेरिका के साथ बड़े धूमधाम से भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इसके तहत भारतीय व्यापार या भारतीय सामान गौतम अडानी की कंपनी के स्वामित्व वाले गुजरात के बंदरगाहों से दुबई से उसे सऊदी क्षेत्र में प्रवेश करना था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। They were to enter in Saudi territory. This is very important. Go up the length of Saudi Arabia. सऊदी अरब की पूरी लंबाई पार करके इजराइल जाना था, जहां हाइफा बंदरगाह से, जो गौतम अडानी की कंपनी के स्वामित्व में भी है, ये सामान ग्रीस भेजा जाना था, वहां के 2 बंदरगाहों तक जो गौतम अडानी की कंपनी के ही स्वामित्व में है। मैं मजाक में कहा करता था कि ये भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर कम और अडानी कॉरिडोर ज्यादा है। लेकिन देखिए, ये सऊदी अरब और इजराइल के रिश्तों को वास्तविक तौर पर सामान्य बनाने का एक तरीका था। और फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार अक्टूबर 2023 में शुरू होने के बाद ये मध्य पूर्व कॉरिडोर अपने आप ध्वस्त हो गया। ये विचार लागू नहीं हो सका क्योंकि उस समय सऊदी अरब अपने इलाके का इस्तेमाल इजराइल से होकर गुजरने वाले सामान के लिए होने नहीं देता। वह बहुत संवेदनशील समय था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का बन पाना संभव होगा। इस नए घटनाक्रम के बाद मेरा मानना है कि सऊदी अरब के लिए इस कॉरिडोर को लागू होने देना कहीं अधिक मुश्किल होगा। एक तरह से इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाना भारत की पश्चिम एशिया नीति की पहचान था। दूसरी बात, मेरा मानना है कि भारत ईरान संबंधों को आत्ममंथन और सुधार के दौर से गुजरना होगा। इस युद्ध के दौरान भारत की छवि ईरान के सामने बहुत अच्छी नहीं रही, और मेरा मानना है कि ईरान में भारत का एक बड़ा बुनियादी ढांचा निवेश है, चाबहार बंदरगाह में। भारत ने इसमें निवेश किया, इसके निर्माण में मदद की। इसका मकसद था कि भारतीय जहाज चाबहार जाएं और फिर भारतीय सामान ईरान से उत्तर की ओर अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया के रास्ते रूस तक पहुंचे। वो व्यापारिक सामानों के लिए गलियारा था। आप जानते हैं, इसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, और हम देखेंगे कि भारत ईरान संबंध कैसे बेहतर होते हैं। इसलिए भारत को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा और मसलन मक्का समझौते के साथ जुड़ने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। आप जानते हैं,
जुल्फिकार, इसमें कुछ हद तक भारत को पाकिस्तान के साथ संबंधों के मामले में नए तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने एक मायने में ईरान के साथ अपने संबंधों के जरिए इस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, और अब तुर्की तथा सऊदी अरब के साथ भी। इसमें भारत कहाँ जाता है? ऐसा दिखेगा कि पश्चिम एशिया में भारत के पास कोई विकल्प नहीं है जब तक कि वह पाकिस्तान के साथ अपने संबंध नहीं सुधारता। यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ, भारतीय विदेश मंत्री या विदेश मामलों के मंत्री जयशंकर को बहुत रचनात्मक होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं, जब गोलीबारी खत्म होगी और आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम होगा और अमेरिका खाड़ी के अरब देशों से अपने ठिकाने हटाना शुरू करेगा, तो चीजें फिर से सामान्य हो जाएंगी और भारत सऊदी अरब और इजराइल के रास्ते अपना मध्य पूर्व कॉरिडोर बहाल कर पाएगा या चाबहार के जरिए अपने परिचालन फिर से शुरू कर पाएगा। मुझे लगता है कि भारत को इस्लामाबाद के साथ बात करनी पड़ेगी, और शायद यही वह अहम कुंजी है जिसकी आप और मैं भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए तलाश कर रहे थे। शायद भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि भारत मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर है। आप जानते हैं, यही मूल बात है। और हाँ, इस मेका समझौता वास्तव में सऊदी अरब के संकल्प को मजबूत करे कि वह कहे, देखिए, आप लोगों को ज़रा अपने संबंध सुने होंगे। मेरा मतलब है, हम आपको तेल नहीं बेच सकते। ईरान कहता है कि जब तक आप रिश्ते बेहतर नहीं करते, हम आपको तेल नहीं बेच सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने नए रिश्तों और सऊदी अरब के साथ मक्का समझौते के जरिए असल में भारत से उसके तेल के 2 मुख्य आपूर्तिकर्ता छीन लिए हैं। रूस एक और आपूर्तिकर्ता है। मेरा मतलब है, भारत के पास कौन से विकल्प बचे हैं? इसलिए भारत को रचनात्मक होना पड़ेगा। भारत अमेरिका के विपरीत पीछे नहीं हट सकता। भारत फिर पीछे हटकर जाएंगे कहाँ? वह इन देशों के तेल पर निर्भर। मडस्के नाइजीरिया और वेनेजुएला से तेल खरीदे, बहुत महंगा किया। ये मध्य पूर्व के तेल की आपूर्ति पर निर्भर करता है, यह रूस पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे रूसी तेल और पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस यूरोप से हटकर बढ़ती मात्रा में चीन की ओर जा रही है, यूरोपीय और भारतीय एक जैसी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। यूरोप के लिए भी मध्य पूर्व और रूस से ऊर्जा हासिल करना मुश्किल होगा। वे किसकी ओर रुख करेंगे? वे कहाँ जाएंगे? इसका कुछ हिस्सा इस बात पर निर्भर करेगा कि मिस्र और उसके जरिए लीबिया के मामले में मक्का समझौता कितना रचनात्मक साबित होता है। वे कितने रचनात्मक होंगे? क्या वे इन देशों को इस समझौते में शामिल करेंगे? अब तक फिर से कहूं तो इस चर्चा में किसी ने उत्तर अफ्रीका की बात नहीं की है। हाँ, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, इस सब में वे कहाँ जाएंगे? क्योंकि एक मायने में मैं कहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम का जरूरी नतीजा यूरोप और भारत का बढ़ता हुआ अलगाव होगा। तो फिर आप जानते हैं, एक भारतीय के तौर पर मैं कहूँगा कि भारतीय नेतृत्व पर जयशंकर पर दबाव रहेगा, जिनके हाथ में अब कुंजी है। वे कैसे काम करेंगे? क्या वे लावरोव जैसा कदम उठाएंगे? आप जानते हैं, सर्गेई लावरोव बहुत चतुर विदेश मंत्री हैं, और अंग्रेजी और रूसी के बाद उनकी शीर्ष 3 भाषाओं में से एक, उनकी दूसरी या तीसरी भाषा सिंहला है। उन्होंने श्रीलंका के विशेषज्ञ के तौर पर प्रशिक्षण लिया था। बहुत रचनात्मक व्यक्ति हैं। आप जानते हैं जयशंकर क्या करेंगे? वे बहुभाषी व्यक्ति हैं, अपने भाई की तरह। उनके भाई संजय सुब्रह्मण्यम, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजेलिस में प्रोफेसर हैं, शुरुआती आधुनिक भारत के प्रमुख इतिहासकारों में से एक हैं। वे विदेश मंत्री जयशंकर के भाई हैं। बहुत बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन क्या वे रचनात्मक होंगे? क्या भारत की धूर दक्षिणपंथी सरकार में पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की कोई गुंजाइश होगी? मेरा मतलब है जुल्फिकार, इस समय यही अनसुलझे सवाल हैं। आप जानते हैं क्या होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन जो बात अनुमानित है वह यह कि मक्का समझौते के इस घटनाक्रम ने मेरे विचार से
पश्चिम एशिया के साथ भारत के रिश्ते और पश्चिम एशिया के साथ यूरोप के रिश्ते में कुछ समस्याएं पैदा कर दी हैं। Europe's relationship to West Asia, it's created some problems. Very clever. इससे कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। एक तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान की ओर से तुर्की को इसमें लाने की ये बहुत चतुर चाल थी, बहुत चतुर चाल। इससे यूरोप के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं। नाटो इस घटनाक्रम से कैसे निपटेगा वगैरह। तो ये ऐसी बातें हैं जिन पर आप और मैं आप जानते हैं अटकलें नहीं लगाना चाहते। ये अटकलों का मंच नहीं है। मैं बस वो बात रख रहा हूँ जो मेरे हिसाब से तथ्य है, और वह ये कि कुछ चिंता है। अब ये चिंता किस दिशा में जाएगी हम नहीं जानते। आप जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि भारत और इजरायल के बीच किसी तरह का संतुलनकारी समझौता बिल्कुल असंभव हो, क्योंकि न भारत और न ही इजरायल ऊर्जा संपन्न है और इसलिए वे एक दूसरे को ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। हाँ वे, आप जानते हैं भारत मध्य पूर्व पर निर्भर है। इजरायल अब कोलंबिया के कोयले, दक्षिण अफ्रीका के कोयले और तुर्की से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर है। यह हैरान करने वाली बात है। अपनी ऊर्जा के लिए वह इसी पर निर्भर है। वह ऊर्जा पैदा नहीं करता, वह ऊर्जा संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। प्राकृतिक गैस के वे क्षेत्र जिन पर लेबनान दावा करता है, आप जानते हैं इजरायल उन तक पहुंच हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि गाजा के तट के पास एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है और फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे इस जनसंहार का कुछ हिस्सा गाजा के तट की ऊर्जा के लिए है। ये सारी बातें चर्चा में हैं। हमें नहीं पता, हम अटकलें नहीं लगा रहे हैं, हम बस ये बातें सामने रख रहे हैं। We're not speculating, we're putting things on the table. Well, it takes somebody with खैर, ऐसा करने के लिए असाधारण बौद्धिक ईमानदारी वाले व्यक्ति की जरूरत होती है, खासकर भारतीय पृष्ठभूमि के साथ। मेरा मतलब है, मेरी भी भारतीय पृष्ठभूमि है। जैसा कि मैं इस चैनल पर कह चुका हूं, मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ था। लेकिन आप जैसे और मेरे जैसे लोग ये विशेषाधिकार पाना चाहेंगे कि हम खुद को सचमुच वैश्विक नागरिक कह सकें और इन बातों को गैर सांप्रदायिक नजरिए से सोच सकें। आपसे एक आखिरी सवाल, हालांकि हम आसानी से 1 और घंटे तक बात कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जयशंकर और श्री मोदी में इतनी भी क्षमता है कि वे अपनी हिंदुत्व विचारधारा से थोड़ा सा भी अलग होकर उन मुद्दों का सामना कर सकें जिन्हें आपने अभी सामने रखा है? confront issues like you have just laid out? Yeah, I mean, wow, हाँ, मेरा मतलब है वाह। आप जानते हैं ये एक मुश्किल मुद्दा है क्योंकि भारत एक तरह से हिंदुत्व के उभार के कारण दबा हुआ है। हिंदुत्व इस खास सरकार का ढांचा है जो अब 10 साल से ज्यादा, 12 साल यानी 1 दर्जन साल से सत्ता में है। ये विचारधारा वास्तव में देश को दबाती है। आप जानते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में सबसे ऊंचे स्तर पर नवाचार को रोकती है। लेकिन मैं अभी एक पल के लिए कूटनीति के बारे में सोच रहा हूँ। ये नवाचार को इसलिए रोकती है क्योंकि हिंदुत्व में मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत जहरीली प्रवृत्ति है और दुनिया में ये मुस्लिम विरोधी प्रवृत्ति पाकिस्तान विरोध के रूप में स्पष्ट होती है या साकार होती है। इसलिए पाकिस्तान के प्रति उसका विरोध इतना गहराई से जड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बड़ा साहस दिखाना पड़ेगा और इसमें श्री मोदी को आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा। भारतीय जनता पार्टी, मिस्टर मोदी लीडिंग द वे, इट वुड टेक एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ उस नेतृत्व में इतना साहस होना चाहिए कि वो कह सके, देखिए, हमें पाकिस्तान के साथ हिसाब किताब निपटाना होगा। हम उस नाकाम हवाई युद्ध से हिसाब किताब नहीं निपटा सकते, जमीनी युद्ध से भी नहीं निपटा सकते। वह बिल्कुल हास्यास्पद होगा। हाँ, हमें इसे कूटनीतिक तरीके से सुलझाना होगा। इसका मतलब है कि हमें पाकिस्तान के सामने साफ साफ कहना होगा कि देखिए, नियंत्रण रेखा ही सीमा है और बात खत्म। क्या आप इससे सहमत हैं? और क्या हम इस पर सहमत हैं कि सियाचिन, वह ऊंचा ग्लेशियर, व्यावहारिक रूप से असैन्यीकृत है? और क्या हम इस पर सहमत हैं कि कश्मीर का समाधान हम नहीं कर सकते? कश्मीर सुलझाने के लिए हमें, आप जानते हैं, महामानवों की जरूरत होगी। इसलिए हमें इसे एक अलग खाने में छोड़ना होगा। लेकिन इस बात पर सहमत होना होगा कि हमारी बाकी सीमा ही सीमा है और कश्मीर का वह विवादित क्षेत्र अलग है।
And that disputed territory of Kashmir, we're going to have to deal with at some later date. उससे हमें किसी बाद की तारीख में निपटना होगा। आप जानते हैं, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या भारत किसी में भी इसकी इच्छा है। मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के मुद्दे को उद्धरण चिन्हों में कहें सुलझाने की इच्छा किसी भी पक्ष में है। मुझे बस नहीं पता कि वे ऐसा करेंगे कैसे। मेरा मतलब है, क्या इस्लामाबाद एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए सहमत होगा? मुझे नहीं लगता। क्या भारत एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए सहमत होगा? मुझे नहीं लगता। तो फिर हम बात किस चीज की कर रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पक्ष में बैठकर अपने मन को संभावनाओं के लिए खोलने की जिज्ञासा है। मुझे नहीं लगता कि वे ये जानने को उत्सुक हैं कि दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं। मेरा मानना है कि वे ऐसी मानसिकता में बैठे हैं जो मूलतः तथ्यों के दबाव में आ चुकी है। दोनों पक्षों की जो मानसिकता है वह अब व्यवहार्य नहीं रही है। भारत मीरपुर और तथाकथित आजाद कश्मीर पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान श्रीनगर और जम्मू पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। यह बस होने वाला नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी है क्योंकि उनके पास दूसरे विकल्पों के बारे में खुलापन नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। वे अभी विवाद निपटान के तरीकों को 1940 के दशक की नज़र से देख रहे हैं, जो अब मौजूद ही नहीं है। तो ये जिज्ञासा की कमी, दोनों पक्षों का ये भावनात्मक रूप से बंद होना कश्मीरियों को अधर में डाल देता है। वे एक ऐसी मानसिकता के बंधक बने हुए हैं जो अब लागू ही नहीं होती। और मैं नहीं जानता, आप और मुझे शायद किसी दिन पूरा 1 घंटा इस जड़ता पर बात करनी चाहिए, इस्लामाबाद और दिल्ली दोनों जगह की इस जमी हुई सोच पर। कश्मीर के प्रति यह रवैया संभावनाओं के लिए खुलता ही नहीं है। कश्मीर के सवाल के कई संभावित समाधान हैं, बहुत सी संभावनाएं हैं। मेरा मतलब है, अगर पंजाब बंटा हुआ रह सकता है तो व्यावहारिक तौर पर देखेंगे कश्मीर भी शायद बंटा हुआ रह सकता है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, पंजाबियों को बंटवारे का दुख है, लेकिन बंटवारा हो चुका है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, मेरे परिवार की जड़ें करतारपुर और लाहौर से जुड़ी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज वे पाकिस्तान में हैं और हमें एक समझौते की ज़रूरत इसलिए है ताकि मेरे जैसे लोग करतारपुर जाकर दर्शन कर सकें, जहां मेरे परदादा गुरु साहिब थे। मैं यही करना चाहूँगा। आप जानते हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और वैसे सिर्फ इमरान खान ही थे जिन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा, हमने लोगों के लिए करतारपुर जाकर पूजा अर्चना करने का एक कॉरिडोर खोला है, जो सिख धर्म का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। आप जानते हैं, इमरान खान ही थे जिन्होंने दरवाजा खोला और कहा। और मेरा मानना है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे, हैदराबाद और कई दूसरी जगहों पर आकर घूमना बहुत पसंद करेंगे। परिवारों के लिए इधर उधर आने जाने की कितनी संभावनाएं हैं जो उन जगहों को ढूंढना चाहते हैं जहां से वे आते हैं। मेरा मतलब है, देसी होने के नाते हमारे लिए पहचानना बहुत जरूरी है कि हम कहां से आते हैं। और ये तथ्य कि आप अपने पिंड नहीं जा सकते, अपने गांव नहीं जा सकते, एक असाधारण बोझ है जिसे लाखों लोग, सैकड़ों लाखों लोग पीढ़ियों से ढो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस्लामाबाद और दिल्ली में भावनात्मक कमी, कल्पना की वह कमी हमें पीछे रोके हुए है। शायद हमें 1 घंटा करना चाहिए, जुल्फिकार। हाँ विजय, ये पीढ़ियों से चला आ रहा आहत है। और सच कहूं तो इस मुद्दे पर मेरी कई बड़े बुद्धिजीवियों से बातचीत हुई है। उनका भी कहना है कि ये पीढ़ियों से चला आ रहा आहत है। और मेरा मतलब है, अपनी स्थिति से मैं हमारे दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इस समय पाकिस्तान की मौजूदा सरकार, जिसका नेतृत्व वास्तव में हम कर रहे हैं, और इसमें कोई सवाल नहीं है, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बहुत गंभीर है। वे उस तरह की व्यवस्था तक पहुंचने को और बहुत गंभीर है जिसको डॉल पास्ट कर रहा है। और इसका सबूत यह है कि उन्होंने अपने पूरे पड़ोस में इतनी प्रगति की है कि आज
वहाँ हालात सिर्फ 3 साल पहले के मुकाबले भी पूरी तरह बदल चुके हैं। और जाहिर है इसका बड़ा श्रेय इमरान खान को जाता है, क्योंकि वास्तव में अब उन्हीं की नीतियां लागू की जा रही हैं। विजय, मैं इस पर 1 घंटा, शायद 2 घंटे और बोल सकता हूँ। मैं दिल से इसकी सराहना करता हूँ और अपने को बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ कि आप यहाँ हैं और अपनी आवाज़ दे रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। आप एक बौद्धिक दिग्गज हैं, जैसा कि मैंने शो शुरू होने से पहले आपसे कहा था। और हम सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपको सुनने का अवसर मिलता है। आप जो भी कहते हैं उसमें किसी तरह की कॉरपोरेट पड़त नहीं होती, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए लोग पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष नजरिए के साथ ठीक ठीक समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये बहुत ताजगी देने वाला है। तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलने की उम्मीद करती हूँ और उम्मीद है कि हम एक और शो करेंगे जो सिर्फ भारत पाकिस्तान के सवाल को समर्पित होगा, क्योंकि वह एक उलझा हुआ मुद्दा है। हमारे दर्शकों से अगर आपको हमारा काम पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन दबाइए। हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए, उसी नाम से पेड मेंबर बनिए। इससे हमें समर्थन मिलता है। महीने के $5 कॉफी की कीमत से भी कम, और आपको हफ्ते में 2 बार ये बातचीत आपके इनबॉक्स में मिलेंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते इसी समय हम इस स्टोर क्यू। विजय, समा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके साथ होकर मुझे बहुत खुशी है। और आप जानते हैं, इन बातों पर आपसे बातचीत करना मेरे हफ्ते की सबसे अच्छी बातों में से एक है। तो मुझे शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Und it's a weast stretch and steps with its strength. And my Cameron's again, Haberdie, Ruth the Huth, Bran. Thank you so much. It's Brussels command. Bye, my start and per wall. Stop button.